आपको इस कानून के अंदर किसी प्रोविजन पे एतराज है तो मेहरबानी करके प्रोविजन पे एतराज करें। अगर इसके अलावा आपको कोई मसला है तो फिर भी आपको पसंद है तो जो लैंड रिफॉर्म के खिलाफ बात करना चाहता है वो फिर खालिसे सरकार के हक में बोले, फिर मुनाफिकत ना करे, सीधा सीधा फिर खालिसे सरकार के हक में बोले, ताकि हमें पता चले कि ये इस इलाके का खैरख्वाह है या बदख्वाह है, हमें भी सामने नजर आ जाए। जो लोग बुनियादी तौर पर इस हक से मुस्तफीद होने थे उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं आया। सियासी तौर पर एतराजात जरूर हुए, लेकिन इस बिल की कुछ जनरली क्रिटिसाइज किया गया। तो जरा मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बताने के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों के हवाले से कौन कौन से कवानीन नाफिज रहे हैं आज तक और वो कवानीन की हैसियत क्या थी, वो मैं बताना चाहता हूं। बल्तिस्तान में 10 जनवरी 1936 में गिलगित बल्तिस्तान में एक नातोड़ रूल नाफिज हुआ, जिसको 1936 का खालिसे सरकार का कानून कहते। 1936 के इस कानून के तहत भी उस जमाने के पॉलिटिकल एजेंट के पास या उस जमाने के जो राजगान थे उनके पास यह इख्तियार था कि वो जमीनों का तसर्रुफ करे, मलकियत अवाम को मुंतकिल नहीं थी। मेरा कहने का मकसद यह था कि 1936 से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जमीनों की मलकियत का हक मौजूद नहीं था। उस वक़्त से ये एक अजीब सा कानून कि राजे महाराजे और पॉलिटिकल एजेंट्स जमीनों के तसर्रुफ का इख्तियार रखते थे। 1936 के बाद 1942 में नौतोड़ रूल गिलगित सब डिवीजन का जारी हुआ। गिलगित सब डिवीजन के लिए अलग एक कानून नाफिज हुआ 1942 का, और उसके बाद 1965 में बल्तिस्तान के लिए भी एक नातोड़ रूल नाफिज हुआ। ये कवानीन जितने भी थे इनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। इन कवानीन के तहत जो नातोड़ रूल कहलाते हैं या खालिसे सरकार का कानून कहलाता है, उसकी डेफिनेशन जो थी नौतोड़ लैंड, नौतोड़ लैंड की जो डेफिनेशन दी गई है उसका एंड बैरून लैंड, बैरून लाइन लैंड। ये जो नातोड़ रूल का सिलसिला है 1936 से 1942 तक या 65 तक, उनके तहत भी ये जमीनों की जो हैयत थी उसको गवर्नमेंट लैंड कहा गया। अंदरून लैंड के अलावा जितनी जमीनें उनको गवर्नमेंट लैंड कहा गया। ये 1942 वाला और 65 वाला कानून चल रहा था। तो गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफा जो गवर्नमेंट लैंड को के ऊपर रिफॉर्म हुआ वो 1972 में भुट्टो साहब आए और 1974 में गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म हुआ। भुट्टो साहब ने 1974 में लैंड रिफॉर्म किए और 1974 में भुट्टो साहब का जो लैंड रिफॉर्म था उसके तहत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर की तमाम जो जमीनें हैं मां सवाए उस जमाने के राजों की जो इनफरादी जमीनें हैं उसके अलावा तमाम जमीनों को उसने अवामी जमीनें करार दी। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस तहसील में, जिस जिले में राजगान थे, राजे हुक्मरान थे, उनको भुट्टो साहब ने उन इज्तिमाई जमीनों की मलकियत उठाने के एवज उनको पैसे मुकर्रर किए। चूंकि वो उस जमाने में हमारे जो उस वक्त के राजगान थे वो जमीनों की मलकियत अपने पास रखते थे, जमींदारों को काश्तकार मुकर्रर करते। काश्तकार और मालिकान का एक कंसेप्ट चल रहा था इस खालिसे सरकार के कानून के तहत। मालिक राजा होता था, जो जमींदार है उसको काश्तकार कहते थे। तो भुट्टो साहब ने ये काश्तकार और मालकियत की जागीरदारी का निजाम को खत्म किया। तो 1974 में भुट्टो साहब ने जागीरदारी का निजाम को खत्म करके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को और उन तमाम जो काश्तकार थे उन काश्तकारों को जमीनों के ऊपर मलकियत दे दी। 1974 का जब नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट हुआ तो उसके तहत जिन जिन राज्यों के पास मतलब काश्तकार थे
उनसे ज़मीनें उठा के काश्तकार को मलकियत गई और इनको पैसे देना शुरू किया। और ये रिकॉर्ड के अंदर कहीं पे इंप्लीमेंट हुआ, कहीं पे नहीं हुआ। और वो तमाम अजला जहां पर सेटलमेंट नहीं थी, वहां पे जो आम अवाम थे, जमींदार थे, उन्होंने अपनी जमीनों को मजीद बढ़ाने की कोशिश की और अपनी मतलब जो उनका रकबा था उसको आबाद करना शुरू किया। ये काश्तकार और मालिक का कंसेप्ट गैर मतलब सेटल्ड एरिया में नहीं रहा। गिलगित के अंदर भी वो कंसेप्ट नहीं रहा कि चूंकि मतलब काश्तकार और मालिक का ये कंसेप्ट अभी भी किसी हद तक अस्तोर और बल्तिस्तान में पाया जाता है कि अभी भी तमाम ज़मीनें जो अवामी ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी हमारे राजगान कहते हैं ये अवामी ज़मीनें भी हमारी हैं और उसके अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो हमारे काश्तकार हैं। हमारे मकबून साहब को सबसे बड़ा मसला ये, तो भुट्टो साहब के उस नोटिफिकेशन के तहत वो काश्तकारी और मलकियत का निज़ाम वहां से ख़त्म हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से सिकरतू के अंदर कहीं कहीं पर यह अभी भी बल्तिस्तान में मौजूद। अब भुट्टो साहब के रिफॉर्म के बाद 1980, 79 और 80 में गिलगित बल्तिस्तान का एक और नातोड़ रूल आया। भुट्टो साहब ने जो रिफॉर्म किया था वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किया था। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो रिफॉर्म था, भुट्टो साहब का जो रिफॉर्म था, उसको अपसेट किया गिलगित बल्तिस्तान नातोड़ रूल 1980 ने। अब हमें दोबारा 1942 और 1936 में ले गए। 1980 के नातोड़ रूल ने हमें दोबारा 1942 और 36 के अंदर चले गए। तो जो भुट्टो साहब का रिफॉर्म था, लैंड रिफॉर्म जो भुट्टो साहब का था 1974 का, वो एज प्राइम मिनिस्टर उसने किया था। लेकिन ये जो नातोड़ रूल नाफिज हुआ, ये 1980 में एक सेक्शन ऑफिसर ने इसको नाफिज किया। इस नातोड़ रूल की उम्र जो 1980 की है, इसकी 42 साल उम्र। इससे कबल जो थे 36 के बाद से 74 तक, उसकी कैलकुलेशन करें तो दरमियान में कुछ अरसे का रिफॉर्म है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म बिल्कुल कुछ अरसे का है, 1974 से 1978 तक 4 साल का रिफॉर्म है। उस 4 साल के रिफॉर्म के बाद फिर अपसेट होकर 36 में चला गया। तो अब जब दोबारा लैंड रिफॉर्म हुआ, ये जो नातोड़ रूल आया, इसने फिर क्या किया, 1980 के नातोड़ रूल के मुताबिक भी वो तमाम जमीनें जो इनफरादी नहीं हैं उनको खालिसे सरकार कहा गया और खालिसे सरकार की डेफिनेशन में गवर्नमेंट लैंड कहा। दोबारा जो भुट्टो साहब ने अवामी करार दी थी उसको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नातोड़ रूल के जरिए से दोबारा सरकारी जमीनें करार दी गई। अब यह जो सिलसिला चला 42 साल, 1980 से 2016 तक, इस नातोड़ रूल के ऊपर किसी ने भी तकरीर नहीं की है, किसी जगह में भी तकरीर नहीं की गई, किसी भी मेंबर से इसके ऊपर नहीं बोला गया। सबसे बड़ा मसला जो था गिलगित बल्तिस्तान की जमीनों की बंदरबाट और जमीनों के ऊपर जो कानून नाफिज था, नातोड़ रूल, ये हरीम को नहीं मानता था जो इस्लामी शरा है, और ये शामिलात को भी नहीं मानता था, ये कॉमन लैंड को भी नहीं मानता था। यह कानून था बुनियादी तौर पर गैर शरई और गैर इस्लामी। इस गैर इस्लामी कानून के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चली, कहीं से कोई बात नहीं उठी, किसी ने इसके ऊपर मतलब इसको इनकार नहीं किया, इसको मुस्तरद नहीं किया। तो इसको मुस्तरद करने के लिए दोबारा 1974 में चूंकि पीपल्स पार्टी ने किया था, 2016 में दोबारा पीपल्स पार्टी ने इसको अपना नारा बनाया। अब नारा बनाने के बाद 2016 में हमने हक मलकियत की तहरीक शुरू। तो जब हमारी हक मलकियत की तहरीक शुरू हुई, उस सूरत में इसके ऊपर लैंड रिफॉर्म कमीशन बना। लैंड रिफॉर्म कमीशन बना तो लैंड रिफॉर्म कमीशन ने, उस वक्त हफीजुर रहमान साहब हुकूमत में थे, उसके तहत हफीजुर रहमान साहब ने एक मतलब वो मुकर्रर किया, कमीशन मुकर्रर किया। उस पर डिटेल में आने से पहले ये जो खालिसे सरकार का कानून जो जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान में ये नाफिज रहा, इसका जो निफाज था, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ नॉर्दर्न एरिया, गिलगित डिस्ट्रिक्ट, दियामर डिस्ट्रिक्ट एंड सिकरदू डिस्ट्रिक्ट। 3 जगहों पे यह नाफिज था
उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के 1980 में 3 ही जिले थे। जो आज 3 डिवीजन है वो उस वक्त 3 जिले थे। और गिलगित बल्तिस्तान पूरे के ऊपर यह नाफिज हुआ, दियामर पे भी हुआ, बल्तिस्तान पे भी हुआ, गिलगित में भी हुआ, सब के ऊपर इक्वली इसको निफाज किया गया। उसके बाद इसका जो अगला पोर्शन आया सेक्शन 4, फिर सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम जमीनें जो हैं वो मा सवाए इनफरादी जमीनों के बाकी इज्तिमाई जमीनें गवर्नमेंट लैंड करार दिया गया। अब उसके बाद इस कानून के तहत एक अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज तक डिस्कस नहीं हुआ, जिसको मैं बताना चाहता हूं। अब मसला यह है कि इस नोटोल रूल के तहत इसका सेक्शन 12 है, इसका सेक्शन 12 के तहत जो जमीनें अलाट हो सकती थी, जमीनों के अलाटमेंट का जो इख्तियार था, गवर्नमेंट के पास जो अलाटमेंट का इख्तियार था, उसको कदगन लगाया गया था कि अपॉन 10 कनाल्स विद इन 3 माइल्स ऑफ द अर्बन एरिया, जो शहरी इलाके हैं उनके 3 किलोमीटर के हदूद तक, 3 माइल्स के हदूद तक 10 कनाल से ज्यादा जमीन अलाट नहीं हो सकती, 10 कनाल से ज्यादा। और देहाती इलाकों में 50 कनाल से ज्यादा जमीन अलाट नहीं हो सकती। जो नोतोल रूल के तहत 10 कनाल से ज्यादा जमीन अलाटेड है, जो नोतोल रूल के तहत 50 कनाल से ज्यादा जमीन अलाटेड है, वो सारी गैर कानूनी। तो इस कानून के तहत इजाजत ही नहीं है कि 10 कनाल से ज्यादा हो और 50 कनाल से ज्यादा हो। तो इस कानून ने भी उस वक्त पाबंदी लगाई थी कि आप 10 कनाल से ज्यादा नहीं कर सकते शहरी इलाकों में, 50 कनाल से ज्यादा नहीं कर सकते थे देहाती इलाकों में। तो ये कदगन लगाई थी, और उस कदगन के तहत अगर कोई अलॉटमेंट आज भी है तो उसकी सूरत हाल देखेंगे क्या प्रिपोजिशन बनती है। अब आते हैं, ये पंजाब का कॉमन लैंड रेगुलेशन है, इसके अंदर ही आजाद कश्मीर के अंदर भी लैंड रिफॉर्म किया गया। आजाद कश्मीर के अंदर ग्रांट ऑफ खालिसा लैंड एज शामिलात कहा गया। आजाद कश्मीर में भी लैंड रिफॉर्म हुआ जो 1966 में हुआ। और मतलब आजाद कश्मीर में भी और पंजाब में तो बहुत पहले से ये कॉमन लैंड रेगुलेशन पंजाब में चल रहा है। पंजाब का विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले से चल रहा है। इसलिए पंजाब के अंदर किसी किस्म की जमीनों की बंदरबाट का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि उसका पाकिस्तान बनने से पहले वहां पे विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट था। तो आजाद कश्मीर ने उसको शक्ल ये दी, ग्रांट ऑफ खालिसा लैंड एज शामिलात करके उन लोगों ने वो पास की। अब आते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान का जो टोटल एरिया है, आप अभी भी जाके नेट पे देखें, आप आपकी गिलगित बल्तिस्तान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खोलें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टोटल जो डेटा बताता है, सर्वे बताता है, हम रहते हैं 28,000 मुरब्बा मील के इलाके में, जिसको मतलब 28,000 स्क्वायर किलो मील है, जिसको 70,000 माइल्स कहा जाता है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है, तो इसके अंदर 3.7% फॉरेस्ट है। उसके बाद जमीन 1% से टोटल जो लैंड है उसका 1.55% जरी जमीन है। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड 0.55%। उसके बाद जो विंटर चरागाहें हैं, जो मतलब सर्दियों की चरागाहें हैं, वो 4.7% है। अच्छा, जो बंजर जमीनें हैं हमारे पास अभी भी, वो 9.46%। तो उस हिसाब से 18.13% हमारी जमीनें पहाड़ है, 18.13 वो पहाड़ों पे मबनी है। अब इसकी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम जो जमीनें हमारे पास जो बनती हैं, मतलब आबाद हो सकती हैं, वो जमीनें मतलब टोटल मिलाएंगे, अगर हम 100 साल 200 साल बाद का देखेंगे तो हम गिलगित बल्तिस्तान की टोटल जो जमीन काश कर सकते हैं वो हम मतलब ज्यादा से ज्यादा 36% कर सकते हैं कुल टोटल। आज हम मतलब हार्डली 1% पे हैं, 1% पे हम हैं, और मतलब 36% पे हम जा सकते हैं। अब आते हैं नोटोल रूल का 1980 का जो कानून नाफिज था,
उसके तहत इख्तियार दिया गया था, अलॉटमेंट का इख्तियार कमिश्नर के पास। कम्युनिटी का इसमें कोई रोल नहीं था, कम्युनिटी का कोई इख्तियार नहीं था। अब हुआ यह कि जब यह नाटो रूल नाफिज हुआ तो 1980 से 1986 तक 1980 से 1986 तक उस वक्त के पॉलिटिकल एजेंट्स या मतलब रेजिडेंट एजेंट्स जितने भी थे, उन्होंने अलॉटमेंट्स किए प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर को भी अलॉटमेंट्स हुए, इंडिविजुअल्स को भी अलॉटमेंट्स हुए। वो जो अलॉटमेंट्स हुए, 86 के बाद अलॉटमेंट पे पाबंदी लगी 1986 में। तो 1986 में लीगल अलॉटमेंट पे पाबंदी लगी, लेकिन इलीगल मोटेशंस और इलीगल इंतकालात का सिलसिला वहां से 86 से शुरू हुआ। जब ये बैन लगा, जमीनें सारी बैरन मौजूद थी और जितने जितने लोग गांव के अंदर वो बासर थे, उन्होंने जमीनों के अंदर अपनी इंतकालात चढ़ाना शुरू की। तो 86 से 80 से 86 तक अलॉटमेंट जो हुए हैं, जिन लोगों के नाम पे हुए हैं, वो तो रिकॉर्ड के अंदर हिस्सा है। अब सर उसके बाद 1986 से 2025 तक हुकूमतों के नाम पर अलॉटमेंट्स का सिलसिला चलता रहा, यह नहीं रुका, क्योंकि उसने प्राइवेट अलॉटमेंट पे पाबंदी लगाई थी, हुकूमती सेक्टर को खोला था। तो 1986 से 2025 तक हमने किसी के मुंह से यह नहीं सुना कि आपने अवाम को अलॉटमेंट पे बैन लगाई है, हुकूमत को खोला है, इसके ऊपर हम मोतरिज हैं कि कोई एहतिजाज नहीं। किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला कि यह क्या तरीका है, आपने हुकूमत के लिए अलॉटमेंट का रास्ता खोला है और अवाम के लिए अलॉटमेंट का रास्ते को आपने पाबंद किया है, बंद किया है। कि कोई एक लफ्ज, मेरी भी अभी मतलब 49 साल मेरी उम्र हुई, मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ये क्या चक्कर है, आपने यहां पे एक तरफ पाबंदी लगाई, दूसरी तरफ आपने खोल दिए। ये सिलसिला भी रुका नहीं। 42 साल इसकी उम्र थी इस काले कानून की। तो इस काले कानून के तहत होता क्या था? इस काले कानून के तहत होता यह था, जाली अलॉटमेंट्स बनते थे, जाली अलॉटमेंट्स बैक डेट में। वो बैक डेट के अलॉटमेंट्स रेवेन्यू अमले के साथ मेल मिलाप करके उसके कागजात बनाए जाते थे बिक्रीमी के। दूसरा तरीका यह था कि सियत मलकियत के नाम पे जाली इंतकालात होते थे। उसके बाद तीसरा काम यह होता था कि गांव के बासर लोग नाजायज कब्जे करते थे। उसके साथ चौथा यह काम होता था कि नाजायज सेल होते थे। अब गांव की जमीन है, 4 बासर लोग हैं, एक इन्वेस्टर आ गया, उसने होटल बनाना है, उसके साथ उन लोगों ने कहा यह जमीन हमसे खरीद लो। उन लोगों ने सौदा किया, गांव के लोगों को पता नहीं, गांव के लोग एतराज भी नहीं कर सकते थे। एतराज करते तो ये खालिस लैंड है, उनका क्या हक है। इस तरह नहीं, नाजायज बे होता रहा, नाजायज जमीनें फरोख्त होती रही और नाजायज जमीनों का सेल होता रहा, खरीद होती रही। तो ये नाजायज खरीद फरोख्त का सिलसिला चला। इस नाजायज खरीद फरोख्त के सिलसिले में ये जो चला, तो ये 0.5% से हम 2% पे आ गए। अभी 0.5% हम एक्चुअल थे, 1.5% जमीनें नाजायज इंतकाल हुई, 1.5% जमीनें नाजायज फरोख्त हुई, 1.5% जमीनें नाजायज अलाट हुई, 1.5% जमीनों के ऊपर यह बंदरबाट हुई। इसकी तादाद 1.5% करें तो बहुत सारी बनती। अब इसके ऊपर भी मैंने किसी मोजिस सियासतदान से, किसी फिगर से मैंने इनके ऊपर एतराज नहीं देखा, ये क्या चक्कर है, जाली इंतकालात क्यों बनते हैं, कोई बात नहीं सुनी। जाली अलॉटमेंट्स क्यों बनते हैं, किसी से मैंने कोई बात नहीं सुनी। ये जाली काम क्यों होता है, किसी से हमने बात नहीं सुनी, ना कोई तहरीक हमने देखी। अब आते हैं जी 2016 में हमने ये बेड़ा उठाया। जब हमने बेड़ा उठाया तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ, पूरी कौम हमारे साथ थी। पूरी कौम इसलिए हमारे साथ थी, उनका ये उम्मीद थी कि ये गरीबों को कुछ निकाल के देंगे, इसलिए लोग हमारे साथ रहे। और जब हमने ये कानून बनाने के ऊपर 2016 में तो लैंड रिफॉर्म आया, हम हुकूमत से बाहर थे। हफीजुर रहमान साहब का जो बिल है, जो उसने लैंड रिफॉर्म बनाया, मैं अभी आपको दे रहा हूं, उसको आप पढ़ें, उसका बिल को पढ़ें और हमारे बिल को पढ़ें। आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा कि उसके बिल में और हमारे बिल में क्या खूबियां हैं, उसके बिल में क्या खामियां। वो आप थोड़ी देर में हम आपको देंगे, शेयर करेंगे, आप देख लें। अब उसके बाद अब हमने, जब हमारे पास ये मतलब खालिद खुर्शीद के
उतरने के बाद हमारे पास हमें यह मौका मिला। जब तक खालिद खुर्शीद मौजूद था, मैं असेंबली का मेंबर बना, उसी साल मैंने बिल पेश, पहले इजलास में लैंड रिफॉर्म का बिल मैंने गिलगित बल्तिस्तान शामिलात देगा कानून पेश, उसको खालिद खुर्शीद ने रोका, उसको असेंबली आने नहीं दिया। इस स्पीकर साहब के ऊपर मैंने जितने अल्फाज कहे आपको पता है, रिकॉर्ड के अंदर ऊपर है। जब उन लोगों ने उस कानून को पास होने नहीं दिया तो मजबूरन मैंने एक रेजोल्यूशन लाई कि गिलगित बल्तिस्तान से नौतोड़ रूल की इंप्लीमेंटेशन को रोका जाए। आप गवाह हैं, आप मौजूद हैं उस असेंबली के इजलास में कि जब मैंने ये रेजोल्यूशन लाई, उस रेजोल्यूशन को भी नाकाम किया गया। आपके सामने है, दो हमारे मोजिस मेंबरान ने उस पर एतराज किया, जावेद मनवर साहब और सुहेल अब्बास साहब ने इतराज किया, जिसकी वजह से हुकूमत चूंकि अक्सरियत उनके पास थी, उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, तो वो रेजोल्यूशन भी पास होने से हम लोग नाकाम रहे और पास नहीं। अब मसला यह हुआ कि जब हमने ये लैंड रिफॉर्म के ऊपर काम किया तो हमारे खिलाफ एक माफिया ने सरगर्मी शुरू की। अब यह माफिया कौन सा कि हमने जो लैंड रिफॉर्म पास किया है, इसके अंदर हमारे पास दो चॉइस थी कि जो माफिया ने किया है उसको हम होने दें, उसको जाने दें, जो कि हफीज साहब ने किया है अपने कानून में। हफीज साहब ने माफिया को प्रोटेक्शन दी है अपने कानून, जो उसने बनाया था उसमें प्रोटेक्शन दे दी कि जिसके पास जो कब्जा है उसको ना छेड़ा जाए, और जिसने जिस तरह भी जमीन उठाई है उसके साथ ना छेड़ा जाए। ये उस कानून का मुद्दा था। हमने गलती ये की कि जिसने भी उठाया है, गलत उठाया है तो वापस जाए, गरीब तक जाए। ये स्टैंड हमने लिया, जिसकी वजह से आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान के मेंबर के ऊपर से शब सितम का हम सामना कर, शब सितम का हम सामना करें। कोई मेंबर ऐसा नहीं है जहां पर हमारे खिलाफ बात नहीं होती हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इस माफिया को मतलब प्रोटेक्शन नहीं दी, उनको हमने ये होने नहीं दिया। अब वो करते क्या है, क्योंकि वो खुद तो नहीं बोलते, वो खुद सामने नहीं आते, अब उन लोगों ने सामना भी नहीं आना, खुद अपनी बात भी नहीं करनी, अब उन लोगों ने कंधे इस्तेमाल करना शुरू। इतने मोजिस अराकीन और उलमा तक वो पहुंचे करके उनका कंधा इस्तेमाल करके उनके जरिए इस लैंड रिफॉर्म के ऊपर शब सितम कराना शुरू किया। यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। अब आप आए देखें, नौतोड़ रूल जो है, क्या इसको बहाल करने से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होता है, या नौतोड़ रूल 2020 को 25 को नाफिज करने से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होता है? अगर कोई मुझे एक आदमी गिलगित बल्तिस्तान से उठ के कहे कि ये नौतोड़ रूल 1980 को बहाल करो, यह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो उस सूरत में हम समझेंगे कि हमने गलत काम किया। एक भी बंदा आ जाए तो, लेकिन इसकी हिमायत भी कोई नहीं करता। लैंड रिफॉर्म को कहते हैं कि जमीनों की बंदरबांट का नया निजाम किया। यह लैंड रिफॉर्म जमीनों की बंदरबांट का निजाम नहीं है, यह लैंड रिफॉर्म अवाम को मुंतकिल करने का निजाम, वहां के बाशिंदों को जमीन पहुंचाने वाला कानून। अब नौतोड़ रूल और लैंड रिफॉर्म में क्या फर्क है? नौतोड़ रूल और लैंड रिफॉर्म में फर्क क्या है? नौतोड़ रूल 1942 से आज तक 42 साल, 1980 से आज तक 42 साल अवाम का इस्तेसाल किया इस नौतोड़ रूल ने। गरीबों से जमीनें छीनी, 62 लोगों को मुंतकिल किया, अमला माल ने जमीनें बेची, इंतकालात चढ़ाए, लोगों ने कब्जे करके जागीरें बनाई, नाजायज अलाटमेंट्स का सिलसिला 42 साल चला, 42 साल नाजायज अलाटमेंट्स का सिलसिला चला। पटवारियों ने नाजायज इंतकालात किए 42 साल। अच्छा, जाली कागजात बनाने का एक बहुत खुला दरवाजा था जो कि हमारे साथ होता रहा 42 साल। अब जाली अलाटमेंट्स होते रहे, तमाम सरकारी अदारे जीबी की जमीनों को की अलॉटमेंट चाहते हैं। अभी भी हर सरकारी अदारा गिलगित बल्तिस्तान में जमीन की अलॉटमेंट चाहता है। यहां तक कि मतलब ये मैंने सुना ये कि एक अदारा ऐसा है जिसका गिलगित बल्तिस्तान में वजूद ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, उसका दफ्तर ही नहीं है। वो मतलब पाक बहरिया फर्ज करे, मतलब उसका काम वो मेरीन्स का है, सिंध के समंदरों का है। उसकी दरखास्त आती है कि हमें नलतर में जमीन अलाट कर। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा अदारा है जो गिलगित बल्तिस्तान में जमीन अलाट कराना नहीं चाहता? अब यह सिलसिला कौन रोके कि पाकिस्तान का हर अदारा गिलगित बल्तिस्तान में जमीन अलाट कराना चाहता था और अभी भी कराना चाहते हैं। आज भी आप जाएं कचौरा के आसपास देखें, ये कचौरा के आसपास की सारी जमीनें, उस झील के आसपास की सारी जमीनें
ये जमीनें अवाम की थी ना, अवाम की जमीनें थी, लेकिन उस जमीनों को हथियाने के लिए, वहां पे मतलब रेस्ट हाउस बनाने के लिए, वहां पे अपनी अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों देके एक्वायर भी किया, वहां पे मतलब सरकारी अड्डे बने हमारे सामने। ये सारी ये सिलसिले थे चोर दरवाजे के सिलसिले थे। नौतोड़ रूल को खत्म करना, चोर दरवाजे के सिलसिले को खत्म करना। इस चोर दरवाजे के सिलसिले को खत्म करने पे शाबाश नहीं मिलती तो गाली देने का तो किसी को हक नहीं। हमें शाबाश ना दें, लेकिन इस काम के ऊपर हमें गाली देने का किसी को हक नहीं है। तो इसको गाली देने से पहले इस कानून को पढ़े। ये 1980 के कानून को भी पढ़े, नातोड़ रूल को भी, जिसको हमने खत्म किया है, और ये नातोड़ लैंड रिफॉर्म को भी पढ़े जो 2025 में हमने पास की। अब सर आगे आते हैं, लैंड रिफॉर्म के बाद हुआ क्या? लैंड रिफॉर्म जब पास हुआ तो इसका मसला क्या, इससे क्या होगा? पहला काम यह होगा कि अलॉटमेंट का सिलसिला दरवाजा बंद होगा। 2025 के बाद अलॉटमेंट का दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, हुकूमत किसी को जमीन अलॉट नहीं कर सकती 2025 के बाद। आप अलॉट नहीं कर सकते। हुकूमत के पास कोई सरकारी जमीन उसके नाम पे इंतकाल है उसको ट्रांसफर कर सकती, लेकिन अगर उसके पास जमीन अलॉट नहीं है, इंतकाल नहीं है, तो उसकी वो मतलब अलॉटमेंट का इख्तियार हुकूमत से खत्म किया। तो हमने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जमीनें, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जमीनें अवामी करार दी। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जमीन को अवामी करार देने में यह क्या जुर्म है? इस जुर्म की नोयत क्या है, यह हमें बताई जाए, वाज़ेह करके बताई जाए कि हमने गिलगित बल्तिस्तान की तमाम जमीनें जो सरकार की थी, हुकूमत की थी, उनको हमने अवाम की करार दी। अवाम की करार देना यह हमारा जुर्म। इसके ऊपर मतलब पता नहीं क्या मसला है। उसके बाद आप आए जी, हुकूमतें जमीन सेल भी कर सकती थी ना, पहले आपकी जमीनें सेल कर सकती थी, उसका सेल करने का इख्तियार खत्म किया, उसके अलॉटमेंट का इख्तियार खत्म किया। अच्छा, इस लैंड रिफॉर्म के बाद जाली इंतकालात का सिलसिला बंद हो गया। अच्छा, इस लैंड रिफॉर्म के बाद जाली कागजात माल बनने का सिलसिला बंद हुआ। अब सर मसला यह हुआ कि लैंड रिफॉर्म तो हमने पास किया, शब्द से इसके ऊपर हमारे मुखालिफिन ने इतनी सारी बातें की, हमने कुछ भी नहीं कहा, हम खामोश रहे। यहां तक कि हमारे मुखालिफिन ने खुद बात नहीं की, उलमाए कराम तक के कानों को ये बातें पहुंचाई, हमने खामोशी इख्तियार, हमने कुछ भी नहीं कहा, किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। जितनी बातें हमारे ऊपर हो सकती थी, इल्जामात हो सकते थे, झूठे इल्जामात हो सकते थे, वो हमारे ऊपर लगाए गए, हमने खामोशी इख्तियार। यहां तक कि मिंबर रसूल को इस्तेमाल किया गया। मिंबर रसूल को एक आलिम दीन ने गुलमित में तकरीर की कि ये लैंड रिफॉर्म मैं इसलिए मुस्तरद करता हूं कि इस इंतकालात की का इख्तियार जो है इसने डीसी को दिया, अगर ये डीसी को ना देता तो हम इसको एक्सेप्ट करते। तो मैंने गुजारिश की, भाईजान आप अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन नादरा के पास कराते हैं। बच्चों की रजिस्ट्रेशन करने वाले अदारे का नाम नादरा है, जमीनों की रजिस्ट्रेशन करने वाले अदारे का नाम डीसी है, कलेक्टर है। इस तरह की कचबेसी हुई, इस तरह के मतलब एतराजात जो बिल्कुल ही फजूल थे, इस तरह के एतराजात होते रहे। अब यह सिलसिला चला। अब हम यह समझते हैं कि 3 कवानीन है, आपके सामने रखो। ये लैंड रिफॉर्म बिल है हफीज साहब, ये मौजूद है, दस्तखत उसके मौजूद है इसके अंदर, ये कैबिनेट के अंदर से इसके ऊपर सारा काम हुआ, ये एसएमबीआर के पास मौजूद है। इस बिल के अंदर जितने, इस बिल की पहली डेफिनेशन जो गवर्नमेंट लैंड की है वो जरा देख। इस बिल के तहत वो तमाम जमीनें जो हुकूमत के कब्जे में हैं, जो हुकूमत को अलॉट हुए हैं, जो हुकूमत ने परचेज किए हैं, जो हुकूमत ने एक्वायर किए हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट लैंड होगी। ये डेफिनेशन हफीज साहब की, ठीक है कि नहीं? उसके बाद उसने शामिलात की डेफिनेशन जरूर दी, लेकिन इसने जितने कब्जे वाली जमीनें थी, जिनके कब्जे में थी, सबको लीगलाइज किया। मतलब ये इतना बुरा नहीं है कानून, ये वाला जो हफीज ने बनाया इतना बुरा नहीं था। अब आते हैं जी, सबसे ज्यादा तकलीफ
खालिद खुर्शीद और उसकी टीम को है, MWM को है। ये मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं MWM के अकाबरीन के सारे। ये कानून उन लोगों ने पास किए कैबिनेट से। ये कानून MWM और ITP ने, PTI ने पास किया। इसकी गवर्नमेंट लैंड की डेफिनेशन पढ़ती। गवर्नमेंट लैंड जो MWM और PTI ने पास किया, उस गवर्नमेंट लैंड की डेफिनेशन पढ़े, सुने। मीन्स लैंड विच हैज बीन अलॉटेड टू, एक्वायर्ड, परचेस्ड, लीज्ड बाय provincial government, federal government, or which is in possession of provincial government or federal government, or which has been entered in revenue record in settled districts as government land। इस डेफिनेशन के अंदर वो जमीनें जो लीज हुई है वो भी गवर्नमेंट की करार दी, जो लीज हुई है, जो अलॉट हुई है वो भी, जिन पे हुकूमत का कब्जा है वो भी, और वो इसको हिसाब करेंगे। तो इस पूरे बिल में कॉमन लैंड का लफ्ज ही नहीं है। कॉमन लैंड का लफ्ज ही नहीं है। कॉमन लैंड का मतलब अवामी जमीनों का सेक्शन ही नहीं है। तो इस बिल के अंदर अवामी जमीन होने का सेक्शन मौजूद नहीं है। और ये हमारे MWM के उलमा कराम, और ये हमारे MWM के अकाबरीन, और ये हमारे MWM के सियासतदान तकरीरें ऐसी करते हैं जैसे कि उन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को फतह किया। भाई ये आपकी हैसियत है जिसके तहत आपने क्या किया? आपने किया ये कि आपने एक पार्टिबल लैंड की डेफिनेशन दे दी, पार्टिबल लैंड की, और इम्पार्टिबल लैंड की भी डेफिनेशन दे दी। पार्टिबल लैंड में आपने 0.5% जो जरी जमीन है वो रखा। पार्टिबल लैंड में सिर्फ वो महदूद जमीनें रखी जो 0.5% में आती। इम्पार्टिबल लैंड में आपने पूरा गिलगित बल्तिस्तान रखा। तो आपने इम्पार्टिबल लैंड की जो डेफिनेशन जो दी उसके तहत ये सारी गवर्नमेंट की हो। इम्पार्टिबल को भी गवर्नमेंट की करार दी। पार्टिबल को आपने कहा कि इसको हम अवाम में तकसीम करेंगे। जो अवाम में नाकाबिल तकसीम है वो ये नहीं कहा अवाम की रहेगी। जो जमीन नाकाबिल तकसीम है वो अवाम की रहेगी नहीं कहा है तो आप बता दें। इम्पार्टिबल लैंड कहा खाली, आपने पार्टिबल लैंड करके कहा इसको हम अवाम में तकसीम करेंगे। वो 5%, 0.5% वाली थी। ये कानून पास करके ये कैबिनेट के अंदर उनके दस्तखत है। ये मैं गुजारिश करूंगा तमाम उलमा कराम देखें इस बात को, इनकी अपनी शक्ल को देखें। आप मिंबर पर चढ़ते हैं, बात करते हैं, आपको बात करने से पहले इनकी असलियत हकीकत को देखना चाहिए। आप देख लें इन लोगों ने कौन सा कानून पास जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये अगर कॉमन लैंड की डेफिनेशन दिखाएंगे अपने कानून में तो हम इनकी तनकीद को बर्दाश्त करेंगे, इनकी तनकीद को हम लेंगे। लेकिन चूंकि इन लोगों ने कोई ऐसा काम किया नहीं है, ये मिनट से ये उनका कानून है, इसको अगर पास करें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से जमीनें सारी की सारी वो गवर्नमेंट की तरफ चली जाएंगी। अब हमने क्या किया? गलती ये की कि हमने कॉमन लैंड की डेफिनेशन दी। सबसे पहला काम हमने गिलगित बल्तिस्तान की जमीनों को कॉमन लैंड की डेफिनेशन दे दी। इस कॉमन लैंड की डेफिनेशन में हमने मतलब गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन 99% जमीनों को हमने कॉमन लैंड करार दी। 99, इवन हमने ग्लेशियर्स भी आपके कॉमन लैंड करार दिए, आपके केटू के पहाड़ को भी कॉमन लैंड करार दिया, आपके जंगलात को भी कॉमन लैंड करार दिया। अब जो कॉमन लैंड हमने करार दिया तो कॉमन लैंड वो जमीन होती है जो गवर्नमेंट की नहीं होती। गवर्नमेंट लैंड और कॉमन लैंड में यह फर्क है कि जो जमीन कॉमन लैंड होगी वो गवर्नमेंट लैंड नहीं होगी, और जो जमीन गवर्नमेंट लैंड होगी वो कॉमन लैंड नहीं होगी। तो हमने गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट की सारी जमीनें कॉमन लैंड करार दी। ये हमारा जुर्म है, ये हमारा जुर्म हो गया ये कि हमने जमीनों सबको कॉमन लैंड करार दिया। तो अब इस कॉमन लैंड के हमने दो हिस्से किए। एक हिस्सा हमने कॉमन इम्पार्टिबल किया, जिसको उन लोगों ने खाली पार्टिबल किया था, हमने उसको कॉमन इम्पार्टिबल किया। क्या हमने कहा ग्लेशियर तकसीम नहीं हो सकता, ऊंचे पहाड़ तकसीम नहीं हो सकते, जंगलात तकसीम नहीं हो सकते, आपकी मतलब हाई एल्टीट्यूड की चीजें तकसीम नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट की नहीं होंगी, आवाम की। यह हमारा जुर्म हुआ कि हमने उन तमाम जमीनों को जिनके ऊपर ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, चोटियां हैं, जमीनें हैं, ऊंचे ऊंचे मतलब आपके पास चरागाहें हैं, उन चरागाहों को हमने कहा तकसीम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सरकार की नहीं होगी, आवाम की। उसके बाद
हमें कहा गया, ये हमने गवर्नमेंट लैंड की डेफिनेशन दी है। गवर्नमेंट लैंड की डेफिनेशन, गवर्नमेंट लैंड की डेफिनेशन दे कि किसी अलॉटमेंट को हमने प्रोटेक्शन नहीं दी। ये ज़हन में रख, हमने किसी अलॉटमेंट को प्रोटेक्शन नहीं दी। इस कानून के तहत हमने अलॉटमेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं दी, नहीं हमने अलॉटमेंट्स को कलअदम करार दी। ठीक है कि नहीं? ना हम अलॉटमेंट्स को इस कानून के तहत कलअदम करार दे सकते हैं, ना इस कानून के तहत अलॉटमेंट्स को हम वैलिड करार दे सकते हैं। दोनों काम कानून के तहत नहीं होते। इसको समझने की जरूरत है। दो गांव हैं, एक जमीन का टुकड़ा है, एक चरागाह है जिसके ऊपर तनाज़ा है। हम कानून साजी करके यह नहीं कह सकते कि यह जमीन फला गांव की। अब बहुत सारी अलॉटमेंट्स के ऊपर अवाम का, हुकूमत का तनाज़ा है। हमें भी पता है तनाज़ा है, लोग अपने तनाज़े की हद तक है। बहुत सारे लोग तनाज़े में हैं। बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिसके ऊपर अलॉटमेंट है, कब्जा नहीं है। बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जहां पर कब्जा है, अलॉटमेंट नहीं। इस तरह की चीजों के ऊपर चूंकि ये मतलब मुतनाज़ा चीजें हैं, इन मुतनाज़ा चीजों के तस्फिये का फोरम अदालत ने इसका तस्फिया करना है। तो जो काम अदालत ने करना है वो साजी के जरिए नहीं हो सकता। तो जो काम मतलब हो सकता है वो अदालत के जरिए नहीं हो सकता। जो हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ, जो हमारे ऊपर बातें की गई, जो हमारे ऊपर मतलब कहा गया कि जमीनों की बंदरबांट नामंजूर, मैं ये कहता हूं जमीनों की बंदरबांट नामंजूर तो इस नातोड़ रूल 1978 के तहत हो रही थी ना, नामंजूर करते आप आते ना मैदान में, आप जलसा करते, जुलूस करते ना, जमीनों की बंदरबांट रोकते। आपने तो उधर बंदरबांट नहीं रोकी। ये बंदरबांट तो इस कानून ने रोका, आज इसने रोका। आज इस कानून के तहत 1 इंच जमीन किसी असामी के बगैर किसी को नहीं जा सकती, गवर्नमेंट को भी नहीं जा सकती, गवर्नमेंट को भी अलॉट नहीं हो सकती। तो हमने अपनी बसात के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक इसके अंदर बेहतरी लाई। हमारी ख्वाहिश थी कि हम 1974 का भुट्टो साहब का जो लैंड रिफॉर्म था उसको इसका हिस्सा बनाते। हमारी ख्वाहिश जरूर थी कि हम उसको इस बिल का हिस्सा बनाते, लेकिन हम इस बिल के अंदर उस लैंड रिफॉर्म का हिस्सा नहीं बना सके। उसकी वजह यह थी कि हमारे पास पूरा मैंडेट नहीं था, पूरा हमारे पास मैंडेट नहीं था। हमारे पास 17 वोट नहीं थे। कुछ वोट हमने एक जगह से लिए, कुछ वोट हमने दूसरी जगह से लिए, और ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके लिए हमने इसको शेप में लेके आए और इसको कानून साजी की शक्ल दी। आज हम समझते हैं कि अभी इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। आज हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि फौरी तौर पे दरखास्तें लेना शुरू करें, आप इंप्लीमेंटेशन का सिलसिला शुरू करें। तो इंशाल्लाह वो इंप्लीमेंटेशन का सिलसिला भी शुरू होने लगा है। अब थोड़ा सा इसके साथ साथ हमने इस लैंड रिफॉर्म के अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो जीबी का, बिजली का मसला था, एनर्जी का। एनर्जी का जो आपका इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म नहीं था, उसको मैकेनिज्म बनाना था। उसके लिए भी हमने हमारे कमीशन से हमने 1.5 साल हमने मेहनत की और 2 हमने बिल पास कराए, गिलगित बल्तिस्तान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी और जीबी अपरा। इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि आपने बिजली को नजकारी की। ये नजकारी नहीं है, ये नजकारी वाला काम नहीं है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, आपके बिजली के पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने के लिए हमने वो अदारा बनाया जिसके जरिए से आपकी बिजली की इश्यूज जो हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जा सके, इन्वेस्टमेंट आ सके, आपकी बिजली घर बन सके और आपकी ट्रांसमिशन लाइनें बन सके और आपकी जो मतलब रेवेन्यू की कलेक्शन है वो बराबर हो सके और इसी के जरिए से आपके मसाइल हल होंगे। और एक और तनाज़ा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई, जो ज्यादा मतलब तनकीद की गई, वो ये कहा गया कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स सबसे ज्यादा इस पे बोला गया। ये सारे कवानीन है, पंजाब का कॉमन लैंड रेगुलेशन है, पंजाब बलूचिस्तान का, सिंध का, उन सब के अंदर ये बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये रेवेन्यू मैटर में बार रखना होता। रेवेन्यू मैटर में जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट की बार रखनी होती है, इसलिए कि रेवेन्यू के मामले में अगर सिविल कोर्ट को आप देंगे तो विद इन जो मतलब रेवेन्यू मैटर्स के अंदर जो इश्यूज हैं, फर्ज करने के एक बंदा ये कहता है कि मेरी बाशिंदगी परमानेंट है, मतलब गांव के लोग नहीं मानते हैं,
कलेक्टर ने फैसला करना है, उस कलेक्टर के फैसले के दौरान अब वो अदालत नहीं जा सकता। अगर वो फैसला करेगा, उसको अपील कहा कि अपील करेगा, उसके बाद भी खत्म होता है, अपील का फोरम खत्म होता है तो सिविल कोर्ट चला जाएगा। उसको जल्दी जल्दी सिविल कोर्ट भेजने से रोकने के लिए वो किया। उसके बाद एक और मतलब जिसके ऊपर इंडिमिनिटी, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर इंडिमिनिटी नहीं है। ये लैंड रिफॉर्म के अंदर, हर लैंड रिफॉर्म के अंदर इंडिमिनिटी होती है। इंडिमिनिटी की क्या मानी है? इंडिमिनिटी की यह मानी है कि एक बंदा बहैसियत सेशन जज एक मुजरिम को सजा देता और वो जाके 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से बहाल होता, तो बहाल होता है तो आपने सजा क्यों दी, मेरा 20 साल जेल में रहा है, मुझे यह हर्जाना दे दो कि मुकदमा दायर करने से रोकने को इंडिमिनिटी किया। अब इस तरह की चीजों के ऊपर इतराज हुआ। फर्ज करो कि एक डीसी ने किसी की मतलब रेजिडेंस के ऊपर या उसकी शरीयत, उसकी मतलब वहां पे असामी के तौर पे उसको नहीं लिया, वो अपीलों में जाता है तो उसको 2-3 साल लगते हैं, बाद में जाके सिविल कोर्ट से ये फैसला आता है नहीं यार ये आपका असामी है, तो वो नहीं कह सकता है कि मुझे 2 साल लगे, मेरा सरमाया इतना जाया हुआ, मेरा ये नुकसान उठाया, मुझे मतलब इतना हर्जाना दे दो। इस हर्जाने से रोकने वाली उस प्रोविजन को इंडेमनिटी कहते हैं। इसके ऊपर भी सियासत हुई, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन पे भी सियासत हुई और कलेक्टर को इसका चेयरमैन बनाने पे भी सियासत हुई। कलेक्टर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या लैंड फॉर्मेशन के ऊपर बनाने पे तनकीद हुई, इसके ऊपर तकरीरें हुई, इसके ऊपर पता नहीं कहां से बातें की गई। ये कानूनी बातें हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा पहले इस कानून को पढ़े, इसका उर्दू तर्जुमे को पढ़े, पढ़ने के बाद